मैं आप सबका पूज्य महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती के इस पवित्र अवसर पर स्वागत करता हूं। आपको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। कर्नाटक से आए सभी अतिथियों एवं कलाकारों का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं और एक अद्भुत और प्रशंसनीय प्रदर्शन जो हम सबके बीच अभी देखने को मिला है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। हर एक कलाकार देश की संस्कृति और एकता का ध्वजवाहक होता है और मुझे विश्वास है कि वह संगठित होकर नौजवानों को राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। बापू को कर्नाटक से विशेष लगाव था। जब 1915 में वो बेंगलोर पहुंचे थे तब स्टेशन पर उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ था। तब के नगर पालिका परिषद के सभापति वहाँ के दीवान पुत्तना चट्टी ने उनके स्वागत में भाषण देते हुए आभार जताया था और अपनी सभा में लोगों का आह्वान करते हुए बापू ने कहा था कि हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को अपनाना है जो इतने आघातों के बावजूद अभी भी जीवित है। बापू के शब्दों में संस्कृति के सर्वोत्कृष्ट तत्वों को अपनाने का आग्रह था और इस संदर्भ में मैं समझता हूँ कि सामाजिक आर्थिक विकास का सही अर्थ यही है कि विकास के रास्तों पर चलते हुए भारत की एक भावना, एक अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व करने वाली जड़ों को पहचानना और उन्हें बनाए रखना, ये बड़ा आवश्यक है। बेलगाम में जन्मे माँ भारती के वीर सपूत गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे जी को भी मैं स्मरण करना चाहूँगा। उन्हें नमन करता हूँ, जिन्हें कर्नाटक का शेर कहा जाता है। प्राचीन काल से ही कर्नाटक साहित्य, वास्तुकला, संगीत, नृत्य कला तथा अनेक लोक परंपराओं, रीति रिवाजों और उत्सवों का ऊर्जावान केंद्र रहा है। 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी का उदाहरण देते हुए ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारतीय संस्कृति की सृजनशीलता अपनी चरम सीमा पर थी। अभी मैं यक्षगान की प्रस्तुति देख रहा था। यक्षगान के सबसे पुराने स्वरूप दशावतार का जिक्र 10वीं शताब्दी में रचित चंद्रप्रभा पुराण में सबसे पहले मिलता है। तत्पश्चात 11वीं शताब्दी के नागचंद्र के मल्लीनाथ पुराण में इस विश्व प्रसिद्ध नाट्यकला के बारे में वर्णन किया गया है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि यक्षों के गान की यह प्रस्तुति ज्ञान के केंद्र शारदा पीठ में आयोजित हुई है। अपने गीत, संगीत, संवाद तथा नृत्य के जरिए ये आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वोत्तम प्रतीक साबित होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। यक्ष का जब ध्यान आता है तो मुझे लगता है कि महाभारत का यक्ष युधिष्ठिर संवाद सबके ध्यान में आता होगा। पांडवों के सभी भाई मृतप्राय हो गए थे और युधिष्ठिर बड़े चिंतित थे तालाब के किनारे और उन्होंने कहा कि भाई हमारे भाइयों को क्यों मारा। तो यक्ष ने कहा कि मेरे 5 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का अगर उत्तर दे दोगे तो तुम्हारे भाई जीवित हो जाएंगे। तो मैं बाकी प्रश्नों का जिक्र नहीं करूंगा। एक प्रश्न उसमें बड़ा कठिन था। वो प्रश्न था किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। तो अगर मुझसे यक्ष आज सवाल करता कि किम आश्चर्यम, तो मैं यही कहता कि इतना श्रेष्ठ प्रदर्शन श्रीनगर के इस सभागार में हो रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं हो सकता। शिवसूत्र का कहना है कि नृत्य बाहर दिखाई पड़ता है लेकिन वो भीतर के अस्तित्व से संचालित होता है और उसी तरह बाहर कोई रंगमंच नहीं है बल्कि वह कलाकार के भीतरी आनंद का प्रतिबिंब होता है। और कला बेहतरीन माध्यम का उद्देश्य है, वह समाज की विभिन्न संस्कृतियों के लिए सेतु बन जाए, ब्रिज बन जाए। अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के एक धागे को इसके द्वारा पिरोया जा सकता है। साथियों, कर्नाटक देश का एकमात्र राज्य है जहां हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक शास्त्रीय गायन शैली एवं लोक परंपराएं एक साथ विकसित हो सकी। हिंदुस्तानी संगीत की अद्वितीय हस्तियां जैसे कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, मल्लिकार्जुन मंसूर,
गंगूबाई हंगल, ये सब कर्नाटक में ही पैदा हुई। और वहीं कर्नाटक संगीत में उस भूमि ने वीटी चौधाया, वी सेसन्ना, टीके अयंगर को भी जन्म दिया। आज भी कर्नाटक के गांव में बसवन्ना के जनपद गीते लोगों की जुबान पर अभी भी सुने जा सकते हैं। तुलु लोक नृत्य भी अत्यंत वहाँ प्रचलित है। चाहे दशहरा के अवसर पर वीरगसे हो या कुनिष्ठा हो, कर्नाटक ने सांस्कृतिक विविधता द्वारा रचनात्मक समाज के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसलिए मैं मानता हूँ कला के विभिन्न स्वरूप समाज और देश को जोड़ने का काम करते हैं। भावना के तल पर हर भाषा, हर वाद्य, हर नृत्य शैली में एकजुटता का संदेश होता है और यही संदेश नई पीढ़ी को देश की महान विरासत से भी परिचय कराता है। अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृतियों से रूबरू होकर एकता की भावना को सशक्त बनाने के लिए इससे प्रेरणा भी मिलती है। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि विभिन्न संस्कृतियों में कला की विविधता ने जिस एकता की झलक दिखाई पड़े वह भारत की अनोखी विशिष्टता है। कश्मीर से कर्नाटक तक कला के साधकों ने अपनी साधना से संस्कृति की विशिष्टताओं को जीवित रखा है। प्राचीन प्रज्ञा में रची बसी परंपराओं ने भाषा की सीमा से परे जाकर समाज के हर एक वर्ग में अत्यंत गहरी जड़ें जमाई हैं। मैं समझता हूँ कला ये असली समाज की ऊर्जा है। प्रत्येक व्यक्ति की निजी खोज का माध्यम भी कला है। कन्नड़ भाषा के 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध कवि थे श्री वेंकट पुट्टप्पा। वो कहते थे कि किसी आदि कवि का सुंदर गीत या वीणा से उठ रहे संगीत के स्वर गरिमामय जीवन के परिचायक हैं। और उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, भगवान ने हस्ताक्षर किए। ये मैं हिंदी में, मैं कन्नड़ नहीं बोल पाऊंगा, ये राजेश प्रसाद जी उसको बोल पाएंगे। देवारु सिग्नेचर। और पुट्टप्पा लिखते हैं, आकाश, पर्वतों, घने जंगलों, नदियों में भगवान ने हस्ताक्षर किए जिसे कवि ने देखा। ये कला के भीतर से उठ रही रचनात्मक क्षमता का साकार रूप है। जहाँ संपूर्ण अस्तित्व की झलक मिलती है वहीं कला है। चाहे यक्षगान हो या कला की अन्य अभिव्यक्तियाँ हों, सभी का उद्देश्य जागृत समाज एवं राष्ट्र का मार्गदर्शन करना है। सामान्य तौर पर कला एक दिए की तरह है जो जीवन की यात्रा में राहगीरों को रास्ता दिखाती है, हमारी चेतना के लिए नई अंतर्दृष्टि भी देती है। और इसलिए जिस भी समाज में संस्कृति और कला की परंपरा जीवंतता के साथ फलती फूलती है वह समाज उतना ही गतिमान होता है और समाज में विकास की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। और इसलिए मैं 4 पंक्तियाँ कह के बात खत्म करूँगा। ये रात वो है कि सूझे जहाँ न हाथ को हाथ, ये रात वो है कि सूझे न जहाँ हाथ को हाथ, ख्यालों दूर न जाओ बहुत अंधेरा है, गुज़श्ता अहद की यादों को फिर करो ताज़ा, गुज़श्ता अहद की यादों को फिर करो ताज़ा, बुझे चिराग जलाओ बहुत अंधेरा है, बुझे चिराग जलाओ बहुत अंधेरा है। कला, नृत्य, गीत, नाटक के माध्यम से जीवन पथ को प्रकाशित किया जा सकता है। हमें जीवन का मूल्य और उसका असली अर्थ ये कला ही समझाती है। कला के माध्यम से ही मानवता अपनी सार्थकता सिद्ध करने की प्रेरणा भी प्राप्त करती है। और पूज्य बापू की आज जन्मतिथि है, इसलिए पूज्य बापू की बात कहना आज आवश्यक है। बापू कहते थे कि कला वही है जो सभी के लिए सुखकर हो, जो आम जनता से जुड़ी हो। और उन्होंने नवंबर 1924 में एक लेख लिखा और कहा कि वस्तुओं के 2 पक्ष होते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य का मूल्य केवल इतना है कि वह आंतरिक की सहायता करे। बाह्य रूपों का मूल्य यही है कि वे मनुष्य की आंतरिक भावना की अभिव्यक्ति हैं। साथियों, बापू संदेश दे रहे हैं, अगर बाहर समाज की व्यवस्था ठीक हो तो कला जन्मती है और उसका विस्तार समस्त समाज के लिए होता है। कला इसलिए अनेक रूपों में प्रकट होती है क्योंकि कला की प्रकृति ऐसी है कि वह बांटना चाहती है। यही एक सुखी, समृद्ध और जीवन धारा की तरह गतिशील समाज का भी लक्षण है। प्रगतिशील समाज अपनी खुशी बांटना चाहता है,
जम्मू कश्मीर ने प्राचीन काल में यहाँ की अनमोल संस्कृति, इसके आध्यात्मिक मूल्य, साहित्य, शिल्प को देश के अन्य भागों के साथ साझा किया और स्वयं यहाँ की सांस्कृतिक विरासत अन्य भाषाओं और पूज्य आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों के प्रभाव से ऊर्जावान हुई थी। अनेक भाषाओं जैसे डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, गोजरी, पहाड़ी, सीना, इन्होंने तमाम परंपराओं को संरक्षित रखने का काम किया। नृत्य, संगीत, सूफियाना कलाम, लोक नृत्यों जैसे भांड, पाथेर, बखान, गीतरू के माध्यम से यहाँ कला की प्रधानता सदैव बनी हुई थी। अमृत काल में मैं कह सकता हूँ कि उसी समृद्ध संस्कृति का पुनर्जीवन फिर से हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कला संस्कृति की प्राचीन आत्मा फिर से जीवंत हो, आवाम के सभी वर्ग आज उन सांस्कृतिक धरोहरों को पुनः प्राप्त करके गौरव महसूस करें, इसका प्रयत्न जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कर रहा है। आज देश के अनेक शहरों में जम्मू कश्मीर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों के कलाकार यहां आकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में हमारी सहायता कर रहे हैं। मैं समझता हूं कला का माध्यम ऐसा है जहां विभिन्न भाषा, विभिन्न विधाओं से जुड़े लोग एक जैसा उद्देश्य लेकर इकट्ठा होते हैं, जिससे सेवा, त्याग और आपसी सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों को संरक्षित करने तथा समाज में नई ऊर्जा का प्रसार करने का अवसर प्राप्त होता है। कलाकार सबसे साहसी व्यक्तित्व का स्वामी होता है, क्योंकि वो पूरी श्रद्धा से कला में स्वयं के अस्तित्व को डुबोने के लिए सदैव तैयार रहता है। उसका एकत्व भाव, उसकी पूर्ण समग्रता समाज को खुशहाली देने की कोशिश करती है। आज जम्मू कश्मीर भी उस जीवंतता को महसूस कर रहा है। इस वर्ष अभी तक जब अक्टूबर 2 को हम बात कर रहे हैं तो 1,60,00,000 से ज़्यादा लोग देश के विदेश के अनेक हिस्सों से जम्मू कश्मीर आ चुके हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर नए आत्मविश्वास के साथ अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने की हर कोशिश कर रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी युवा शक्ति कला के सभी मूल्यों को आत्मसात करके परस्पर संबंध सूत्रों के साथ राष्ट्र की आकांक्षाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ जोड़े, ताकि उनकी रचनात्मक क्षमता का लाभ विकास के अन्य क्षेत्रों को भी मिले। मैं कर्नाटक से आए सभी कलाकारों का फिर से हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। और आज से 2 महीना पहले राजेश प्रसाद जी ने मुझसे कहा था कि 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती का उत्सव मनाया जाए तो ये कार्यक्रम भी किया जाए। तो उस समय भी हम लोगों ने तय किया था और सेक्रेटरी कल्चर और भरत सिंह जी को उसी समय संदेश दिया गया था कि ये आयोजन हो। और आज देखने के बाद मैंने अभी राजेश प्रसाद जी से कहा कि नवरात्रों का त्यौहार 15 से शुरू हो रहा है, तो अगर इन लोगों के पास वक्त हो तो माता वैष्णो देवी के दरबार में इनका कार्यक्रम 15 से फिर कराया जाए, ताकि यहाँ के लोग, और मुझे खुशी है कि इन कलाकारों ने सहर्ष ये स्वीकृति प्रदान की है। मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते उनको फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात में ही पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।